नमस्कार गाइस। तो मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि Asus Zenfone Max Pro M1 से Poco M2 Pro पे शिफ्ट करने के बाद क्या मुझे अच्छा लग रहा है या फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्या पुराने फ़ोन से मैंने नए फ़ोन पे अपग्रेड किया है या फिर डाउनग्रेड हो गया है। तो आरंभ करते हैं। तो मैं डायरेक्टली बात करूंगा इस फ़ोन को लेने के बाद मेरा एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है, और स्पेशली जो Asus Zenfone Max Pro M1 यूज़ कर रहे हैं उनको अपना नेक्स्ट फ़ोन इस डिवाइस को कंसिडर करना चाहिए कि नहीं। लेकिन सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है अपने उपभोक्ता अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए इस लेवल को चिपका के रखें। और ठीक है यार, मैं इसको निकाल के फ़ोन के डब्बे में रख दूंगा। और इस स्टिकर के चलते फ़ोन दिखने में जो ख़राब लग रहा है उसका क्या। और Xiaomi के कहने पर ये स्टिकर अपने फ़ोन से चिपका के रखूँ तब भी तो मैं अपने कंज्यूमर राइट से वंचित हो रहा हूँ। मैंने दोनों फ़ोन के हाईएस्ट वेरिएंट को परचेज़ किया है। हालांकि नॉर्मल प्राइस पे प्रो M1 2000 रुपीज़ ज़्यादा है M2 Pro से, लेकिन सेल्स में प्रो M1 का 64GB 6GB वाला मुझे 13,000 का पड़ा था और M2 Pro के 128GB 6GB वाला 14,000 का पड़ा। लेकिन पोको ऑर्डर देने में मुझे बहुत टाइम लग गया। अरे भाई, आउट ऑफ स्टॉक रहता था। रिफ्रेश कर करके चेक करता रहा और अचानक ब्लैक वेरिएंट का सिर्फ एक स्टॉक अवेलेबल हुआ और मैं तुरंत ऑर्डर कर दिया। मेरा यह पहला Xiaomi का फ़ोन है। इससे पहले मैंने कभी Xiaomi के प्रोडक्ट्स नहीं खरीदे थे, लेकिन फ्लैश सेल के बारे में मैं सुनता आ रहा हूँ बहुत ही घटिया टैक्टिक्स है Xiaomi के अपने फ़ोन को सेल करने के। गंदा तो लगा, लेकिन ऑर्डर देने के बाद एक ग्रेट अचीवमेंट वाली फीलिंग भी आती है। एनीवे, इस फ़ोन को अपडेट करने के बाद मैंने इस फ़ोन के ऊपर कई वीडियोस देखे हैं और उन वीडियोस के नीचे यूज़र्स के कमेंट्स भी पड़े हैं। उनको अपडेट के बाद अपने फ़ोन पे कई सारे बग्स देखने को मिल रहे हैं। अपडेट करने के बाद किसी के फ़ोन पे डिस्प्ले इशू आ रहा है, किसी का बैटरी ड्रेन हो रहा है, किसी का नेटवर्क इशू आ रहा है, किसी का फ़ोन फ्रीज हो रहा है, तो किसी का अपने आप रिबूट हो रहा है और वगैरह वगैरह। और किसी को ये सारे प्रॉब्लम अपने फ़ोन पे देखने को मिला है। तो मैं अपने फ़ोन को अपडेट करने नहीं वाला। मेरे को बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है। मैं नेक्स्ट अपडेट 12.5 जो कि अभी तक आया नहीं उसका वेट कर लूँगा। और अगर ये वीडियो आप बहुत महीने के बाद देख रहे हैं तो शायद 12.5 आ गया होगा। तो कमेंट में बताइए कि वो सारे बग्स फिक्स हुए कि नहीं या फिर नए बग्स देखने को मिल रहे हैं। वैसे विदाउट अपडेट आउट ऑफ द बॉक्स मुझे इस फ़ोन पे कई मेजर इश्यूज देखने को मिले हैं, जिसके बारे में मैं आगे आपसे शेयर करूँगा। तो आरंभ करते हैं। सबसे पहले मैं इस फ़ोन की अच्छी अच्छी सी बातें बताऊंगा। स्टॉक एंड्रॉयड के मुकाबले कस्टम यूआई पे एक प्लस पॉइंट मुझे ये देखने को मिला कि कई सारे यूज़फुल फीचर्स आपको कस्टम यूआई पे इनबिल्ट मिल जाते हैं, और वो भी एड्स फ्री। जबकि स्टॉक एंड्रॉयड पे उन सारे फीचर्स के लिए आपको ऐप्स इंस्टॉल कर लेना पड़ता है, जिससे फ़ोन की इंटरनल स्टोरेज थोड़ी सी ऑक्यूपाई हो जाती है और उन सारे ऐप्स को यूज़ करते टाइम एड्स को फेस करने की समस्या अलग से। दूसरा, Asus Zenfone Max Pro M1 का बैटरी 5000 mAh का तो था, लेकिन फ्रॉम द बिगिनिंग आउट ऑफ द बॉक्स ये फ़ोन यूज़ करते हुए मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि ये 5000 mAh बैटरी वाला फ़ोन है। शायद मेरा यूनिट में प्रॉब्लम था, बैटरी ड्रेन बहुत जल्दी हो जाता और ऐसा लगता था कि 2500 mAh का फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ इंस्टीड ऑफ 5000 mAh, क्योंकि Lenovo K8 Plus जिसका बैटरी 4000 mAh का था, वो सिंगल चार्ज पे Asus Zenfone Max Pro M1 से ज़्यादा बैटरी बैकअप दे रहा था। वही लिनोवो वाला सेटिस्फेक्शन मुझे इसका बैटरी से भी मिल रहा है। इस फ़ोन के आने के बाद शायद मुश्किल से इसका बैटरी मैंने 3-4 बार 100% तक चार्ज किया था। उसके बाद मैं इसका बैटरी यूजेज के लिए 100% तक चार्ज कर ही नहीं रहा हूँ। कभी कभी मैं 75 चार्ज करता हूँ, कभी 80, कभी 85, यहाँ तक करने के बाद मैं फिर से यूज़ करते रहता हूँ इसको। सोच लीजिए कि मैंने इसको दोपहर के 12 बजे 80% तक चार्ज किया और उसके बाद नॉर्मल यूसेज जैसे नेट सर्फिंग करना, गाना सुनना, यूट्यूब वीडियो देखना, वॉइस रिकॉर्डिंग जैसे एक्टिविटीज़ विद ब्रेक्स करते करते रात के 10 बजे इसका चार्ज 30-35% तक ड्रॉप होता है। मैं गेमिंग नहीं किया अभी तक इस फ़ोन पे, वैसे भी मैं गेमिंग करता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्ग आवर्स तक इसका बैटरी बैकअप मिलने वाला है गेमिंग पे भी। और फुल चार्ज करने के बाद मैंने 1-3 घंटे का मूवी देखा था विथ नेट ऑन, तो मुझे 60% तक का ड्रॉप देखने को मिला, जिससे मैं सेटिस्फाइड हूँ इन कंपैरिजन टू प्रो M1। और हाँ, ये सारे एक्टिविटीज़ मैंने फुल स्क्रीन ब्राइटनेस में नहीं किया बल्कि मॉडरेट ब्राइटनेस में किया है, जो कि साधारण तौर पे हमारे आँखों को सूट करता है। और आउट ऑफ द बॉक्स मैंने इस फ़ोन का बैटरी फुल ड्रेन किया था, और जब इसका बैटरी 1% पे था तब 13 मिनट यूट्यूब वीडियो देखने के बाद ये स्विच ऑफ हुआ था। तो आप करना होता है कि 1% बैटरी चार्ज पे 13 मिनट तक वीडियो देखना बहुत ज़्यादा है या फिर कम है या फिर नॉर्मल है। तीसरा, इसका जो स्पीकर का साउंड है वो Asus Zenfone Max Pro से थोड़ा ज़्यादा है। चौथा, 14,000 में मुझे ग्लास बैक पैनल वाला फ़ोन मिल गया, जो कि आजकल के लेटेस्ट मिड रेंज 5G फ़ोन पे भी देखने को नहीं मिल रहा है। वैसे ग्लास बैक से कोई फ़र्क पड़ता नहीं, लेकिन अगर आपको ग्लास बैक पैनल वाला फ़ोन का एक्सपीरियंस लेना है तो 12,000 रुपये में मिल रहा है।
अब तक प्लास्टिक और एल्युमिनियम बैक पैनल वाले फ़ोन को यूज़ करने के बाद मेरा जो एक्सपीरियंस रहा उसके बेसिस पे मैं ये बोलूँगा कि शाइनी प्लास्टिक और एल्युमिनियम पे अगर कोई पुरानी ज़िद्दी दाग पड़ जाता है तो उसे साफ़ करना कभी कभी मुश्किल होता है। उस स्पॉट को घिस घिस के प्लास्टिक का शाइनीनेस या तो चला जाता है या फिर एल्युमिनियम से पेंट बाहर आने लगता है। लेकिन ग्लास पैनल पे मैं फुस फुस कॉलिंग मार के पुरानी ज़िद्दी से ज़िद्दी दाग को भी साफ़ कर लूँगा। लेकिन प्लास्टिक और एल्युमिनियम के बैक पैनल से ज़्यादा ग्लास के बैक पैनल पे खतरा रहता है, क्योंकि बैटरी रिप्लेस करते टाइम प्लास्टिक पे अगर क्रैक पड़ जाए तो टेप या फेविक्विक से जोड़ा जा सकता है, या एल्युमिनियम पैनल बेंड हो जाए तो तोड़ मरोड़ के सीधा किया जा सकता है। लेकिन ग्लास टूट जाए तो पूरा ग्लास पैनल चेंज करना पड़ सकता है। पांचवा, इसमें नोटिफिकेशन एलईडी मिल रहा है जो कि अभी के फ़ोन से ओमिट कर दिया जा रहा है। हालांकि एसएस ज़ेनफोन मैक्स प्रो की तरह इसमें डुअल कलर एलईडी तो नहीं मिलता, बट चार्जिंग करते टाइम नोटिफिकेशन आता है तो इसका एलईडी ब्लिंक करता है, जो कि मैक्स प्रो M1 में नहीं करता था और चार्जिंग के टाइम नोटिफिकेशन आने पे मुझे पता नहीं चलता था। पास्ट में मैंने कई ऐसे फ़ोन्स देखे थे जहाँ पे मैसेज मेल्स आने पे उसको पूरा खोल के देखना पड़ता या फिर नोटिफिकेशन पैनल से रिमूव करना पड़ता, तब जाके नोटिफिकेशन एलईडी ब्लिंक करना बंद करता। पर प्रो 1 के जैसे इसका एलईडी ब्लिंकिंग बंद करने के लिए बस नोटिफिकेशन पैनल को डाउन करना होता है। और मुझे लगता है कि IPS LCD वाले फ़ोन पे फिजिकल नोटिफिकेशन होना ही चाहिए, क्योंकि एक सिंगल डॉट के लिए पूरा LCD पैनल ऑन रहता है, भले ही बैकग्राउंड डार्क ही क्यों ना हो, उससे बैटरी ड्रेन होता है इन कंपेयर टू एमोलेड स्क्रीन। तो नोटिफिकेशन एलईडी ऐप एमोलेड स्क्रीन के लिए सही है, LCD स्क्रीन के लिए नहीं। 6, इसका 3.5 mm जैक का साउंड आउटपुट बढ़िया है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इसका आउटपुट बूस्टेड है, जो कि मुझे सुन के पसंद नहीं आया था पहले। फिर मैंने इसका साउंड सेटिंग डिस्कवर किया और साउंड को सेट करने के बाद बढ़िया साउंड आता है। तो इसका 3.5 mm जैक M1 से बढ़िया मिला। तो इसके UI पे इनबिल्ट इक्विलाइज़र होने के कारण आपको प्रो M1 के जैसे एक्स्ट्रा म्यूज़िक प्लेयर या फिर इक्विलाइज़र इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप जो साउंड आपके टेस्ट के हिसाब से सेट करेंगे उसका इफेक्ट्स हर एक मल्टीमीडिया ऐप पे आपको देखने को मिलेगा। जबकि प्रो M1 में ना ही इनबिल्ट इक्विलाइज़र था और ना ही म्यूज़िक ऐप के अलावा दूसरे ऐप के साउंड को कस्टमाइज़ करने का कोई ऑप्शन मिलता था। और इसका बेस वोकल ट्रिबल आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। और अगर आपको हेडसेट से गाना सुनना पसंद है तो ये फ़ोन आपके लिए एक बढ़िया म्यूज़िक कंपेनियन बन सकता है। 7, मैक्स प्रो M1 में फ़्लाइट मोड ऑफ करने के बाद सिम का टावर आने में काफ़ी टाइम लगाता है। नेट पहले से ऑन हुआ रहता है तो आफ्टर फ्लाइट मोड उसको ऑफ करके दोबारा ऑन करना पड़ता है, उसके बाद ही नेट काम करता है। बट M2 Pro पे फ्लाइट मोड ऑफ करते ही तुरंत नेटवर्क पकड़ लेता है और नेट भी काम करना चालू कर देता है। सो थम्स अप टू M2 Pro फॉर दैट। अब इस फ़ोन पे मुझे पहली बार काफ़ी सारी चीज़ों में खामियां नज़र आई, लेकिन जितना मैं इस फ़ोन को यूज़ करने लगा और उन खामियों को कैसे सुधारा जाए उस पर ज़्यादा इस फ़ोन को टेस्टिंग करने लगा, और इसी दौरान कई चीज़ें जो मैं बुराई की लिस्ट में शामिल करने के बारे में सोच रहा था वो सारे कमी अपनी जगह अच्छी लिस्ट पे बनाने लगी। और उनमें से एक था इसका कैमरा। 8 नंबर इस फ़ोन पे अच्छी चीज़ है इसका कैमरा। इसका कैमरा को मैंने पहले अंडर एस्टिमेट किया था, मुझे इसकी कैमरा से ली गई पिक्चर क्वालिटी बिल्कुल भी जच नहीं रही थी। ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 के कैमरा यूज़ करने के बाद इस फ़ोन के कैमरा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। पर गलती इसकी कैमरे की नहीं थी, गलती किसकी थी वो मैं आगे इस फ़ोन की बुरी चीज़ों के बातों में करूँगा। तो अगर आप एसएस ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 से इस फ़ोन पर शिफ्ट होते हैं तो इसका कैमरा से आप खुश होने वाले हैं। स्पेशली इसका 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस गज़ब का है। मैंने इन लेंसेज को मैक्रो फोटोग्राफी के लिए तब लिया था जब फ़ोन के पीछे सिंगल कैमरा हुआ करते थे। अब मैं इन लेंसेज में से मैक्रो लेंस को प्रो M1 के 16 मेगापिक्सल वाले सेंसर पे सेट करूंगा, और इससे लिया गया मैक्रो शॉट को मैं प्रो M2 के 5 मेगापिक्सल मैक्रो लेंस से लिया गया शॉट के साथ कंपेयर करूंगा। तो ये कुछ चावल के दाने हैं मेरे हाथों में, और दोनों ही इमेज 4:3 रेशियो में है। सबसे पहला डिफरेंस दिखेंगे कि पोको ने अपने मैक्रो लेंस से एक वाइड एरिया कवर किया है, और पोको में मैं लेंस को इससे ज़्यादा करीब लाता हूँ तो ऑब्जेक्ट ब्लर होने लगता है। अब हम पोको के इमेज के चावल को एसएस के चावल के साइज़ के बराबर जूम इन करेंगे। अब यहाँ पे पोको के इमेज में आपको क्लियरिटी ज़्यादा मिलेगी, लेकिन चावल के टेक्सचर्स की जो डिटेलिंग है वो आपको एसएस में देखने को ज़्यादा मिलेगा। लेकिन यहाँ इस बात का भी ध्यान देना पड़ेगा कि एसएस का जो लेंस है वो 16 मेगापिक्सल का और पोको का 5 मेगापिक्सल का। अब और जूम करने पे चावल का टेक्सचर साफ साफ दिखाई देगा आपको एसएस में, और पोको में चावल की टेक्सचर्स ब्लरी हो चुका है। लेकिन जैसे कि मैंने ध्यान देने वाली बातों को पहले बता चुका, और पोको में प्लस पॉइंट यह है कि आपको मैक्रो लेंस हैंडी मिल जाता है, एक्स्ट्रा से लेंस खरीदने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
बाकी इस फ़ोन पे और सारी खूबियाँ हैं, मैं उस पर बात नहीं करूँगा वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं बस एसएस ज़ेनफ़ोन के साथ इसको कंपेयर कर रहा हूँ। तो अब बात करेंगे इस फ़ोन की खामियों की। तो मैं जिन मेजर इश्यूज़ के बारे में बात कर रहा था उसमें से सबसे पहला था इसका MIUI। एक स्टेबल MIUI वर्जन होने के बावजूद इस पे कई सारे बग्स है और ये फ़ोन 2020 के सबसे बढ़िया फ़ोन माना जा रहा था Xiaomi की मिड रेंज लाइनअप में। अब भी इस फ़ोन को पूरे Note 10 सीरीज़ वाले फ़ोन से बेहतर बताया जाता है। अगर Xiaomi के लाइनअप से एक सबसे बढ़िया डिवाइस में ही इतना सारा मेजर इश्यूज देखने को मिलता है तो Redmi के लाइनअप के बाकी डिवाइसेस जिनका मिक्स फीडबैक रहा उनके बारे में आप सोच लें। तो इसके MIUI 12.0.1 पे मुझे बैटरी ड्रेनेज का बग्स दिखा। 100% चार्ज करने के बाद एकदम से 90% पे ड्रॉप हो गया था, हर 2 सेकंड पे 1% ड्रॉप। मैंने इसकी UI को अपडेट तो नहीं किया लेकिन शायद किसी MIUI ऐप के वजह से वो हो रहा था और वो अपडेट होने के बाद बैटरी ड्रेनेज फिर से कभी हुआ नहीं। फिर इसका डिस्प्ले एक बार पूरी तरह से येलोइश हो गया था। मैंने हर एक डिस्प्ले सेटिंग को आजमा के देख लिया था पर स्क्रीन की डिस्प्ले पे कोई सुधार नहीं आ रही थी। याद रखिए ये सब तब हुआ जब मैं इस फ़ोन का बैटरी पूरी तरह से ड्रेन किया था, उसके बाद 100% चार्ज करने के बाद यूज़ करने लगा था। तो जब इसका डिस्प्ले येलोइश हो गया था तो कोई भी कलर एक्यूरेट नहीं दिख रहा था, रेड नहीं दिख रहा था, ब्लू वायलेट दिख रहा था और हर चीज़ में टेक्सचर की डिटेलिंग्स ब्लरी दिखने लगा था। जैसे सेल्फी कैमरे पे ब्यूटी मोड ऑन करने के बाद दाग धब्बे गायब हो जाते हैं, ठीक वैसे ही हर एक चीज़ बड़ी ही फेक दिखने लगा था। इंसान का स्किन असली नहीं लग रहा था। तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको इस फ़ोन पे ये दोनों मेजर इश्यूज़ देखने को मिल सकते हैं और वो बग्स करीब 3-4 घंटे रहा और उसके बाद अपने आप ठीक हो गया। फिर कभी ये बग्स मुझे दोबारा देखने को नहीं मिला। दूसरी खामी है इसका डिस्प्ले। अब प्रोसेसर बढ़िया दे दिया, बैटरी बढ़िया दे दिया, लेकिन डिस्प्ले से एवरेज एक्सपीरियंस मिले तो उनका होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि एक तरफ बढ़िया प्रोसेसर, लॉन्ग रनिंग बैटरी और फास्ट चार्ज से आपको खुश कर रहा है तो दूसरी तरफ डिस्प्ले एक्सपीरियंस से आपकी खुशी को मार दिया जा रहा है। इसका डिस्प्ले पे येलोइश और चीज़ों को ब्यूटीफाई और स्पॉटलेस बनाने का एक टेंडेंसी है। मुझे नहीं पता कि अपडेट पे इसको सॉल्व किया गया कि नहीं, क्योंकि 12.5 आने से पहले मैं अपडेट इसको करूँगा नहीं। तो प्रो M1 से अगर आप इस पर शिफ्ट होते हैं तो शायद इसका डिस्प्ले आपको पसंद नहीं आने वाला। मैं भी इसका डिस्प्ले के साथ बस एडजस्ट कर रहा हूँ। इसका डिस्प्ले में टेक्सचर्स सॉफ्ट और ब्लरी सा लगता है और कोई भी येलो कलर को इसका डिस्प्ले कुछ ज़्यादा ही कॉन्ट्रास्टी कर देता है। मतलब येलो कलर देखते ही इसका डिस्प्ले ओवर एक्साइटेड हो जाता है। मैंने डिस्प्ले के सेटिंग्स पे जाके सारे कलर स्कीम्स को चेक कर लिया पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पर आप इस डिस्प्ले के येलोइश इशू को थोड़ा सा सुधार सकते हैं। आप कलर स्कीम को ऑटो पे रखें और नीचे जाके कलर टेम्परेचर को थोड़ा सा पिंक और ब्लू के बीच में रखें। इससे जो है वो येलोइश टिंट थोड़ा सा घटेगा और आपको जो वीडियो देखने को मिलेगा वो थोड़ा नेचुरल सा मिलेगा। पर इस सेटिंग से आपको दूसरे ऐप्स की वाइट बैकग्राउंड में थोड़ा सा पिंक या ब्लू हिंट भी देखने को मिलेगा। तीसरा खामी है इसके स्पीकर में। अब कई व्लॉगर्स अपने व्लॉगिंग में अपने फ़ोन के माइक से ही ऑडियो को रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो वैसे व्लॉग पर ऑडियो का साउंड ऊपर नीचे होता ही है। तो अगर व्लॉगर का वॉइस कम आता है तो मैं स्पीकर का वॉल्यूम बढ़ाता हूँ, लेकिन व्लॉगर जब बोल नहीं रहा होता है और उन गैस पे अगर व्लॉगर ने म्यूज़िक डाला है तो स्पीकर का वॉल्यूम लाउड हो जाता है, तब वॉल्यूम कमाना पड़ता है। फिर से जब व्लॉगर बोलता है तब फिर से वॉल्यूम बढ़ाना पड़ता है, तो ये बहुत ही इरिटेटिंग लगता है। प्रो M1 में ऐसे वीडियोस को सुनने में उतनी दिक्कत नहीं आती थी। ऐसे वीडियोस का ऑडियो भी लीनियरली आता, मतलब व्लॉगर का वॉइस लो रहता तब उसको थोड़ा सा बूस्ट कर दिया जाता और अचानक बीच में म्यूज़िक बजने लग जाए तो म्यूज़िक का लाउडनेस लेवल भी व्लॉगर के वॉइस के लेवल के बराबर रखने की कोशिश करता। और मैं व्लॉगर से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ एडिटिंग करते टाइम अगर आपको अपना वॉइस का साउंड कम लगे तो बैकग्राउंड म्यूज़िक का लेवल भी वॉइस के साउंड के हिसाब से ही रखें। चौथा, जब मैं इस फ़ोन को PC के साथ कनेक्ट करता हूँ वाया USB 3.0 तब यूज़ USB 4 वाला ऑप्शन नहीं आता, लेकिन USB 2.0 के द्वारा कनेक्ट करूँ तब वो वाला ऑप्शन अपीयर होता है। तो ये स्ट्रेंज इशू आपके फ़ोन के साथ भी हो रहा है तो कमेंट में बताइए। पांचवा, इसका UI भी फ्रीज़ होता है। कभी कभी सेटिंग से होम स्क्रीन पे जाता हूँ तब ऐप्स के लोगों कुछ देर तक अपीयर नहीं होता। फिर कभी कभी अमेज़न ऐप को एक बार खोलने पे होम के कंटेंट्स अपीयर नहीं होते। ऐप को क्लोज करके दूसरी बार रीओपन करने पे ही अपीयर होता है। ऐसा इशू मैक्स प्रो M के साथ भी हुआ करता था, सो नॉट ए बिग डील। तो इसी के साथ दोनों फ़ोन के बीच अच्छे बुरे का डिफरेंस ख़त्म हुआ। अगर आपको पोको M2 Pro के ऊपर कोई सवाल है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन कम से कम 5 सवाल होने पड़ेंगे तब जाके वीडियो बनेगी। और हाँ, वो जो मैंने कहा था कि इसके कैमरे से लिया गया पिक्चर का क्वालिटी मुझे पसंद नहीं आ रहा था, वो एक्चुअली इसके डिस्प्ले की वजह से हो रहा था। जैसे कि मैंने कहा, इसके डिस्प्ले का एक टेंडेंसी है ऑब्जेक्ट्स को ब्यूटीफाई करना, जिसकी वजह से इसके कैमरे से लिया गया फोटोज़ में टेक्सचर सॉफ्ट और ब्लरी लग रहा था। लेकिन इसकी कैमरे की पिक्चर क्वालिटी मुझे कंप्यूटर पे देखने के बाद पसंद आई। देखने के लिए धन्यवाद। तो सब्सक्राइब।